अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है जी चूजिंग द राइट गोट ब्रीड फॉर योर फार्म। यानी कि हमने अगर बकरी फार्मिंग करनी है तो कौन सी नस्ल जो है वो उसका इंतखाब करेंगे अपने फार्म के लिए जो बेहतर रहेगी। तो इसमें बात तो वही आ जाती है कि सबसे पहले तो हमने देखना है कि हमारे काम का मकसद क्या है, हम ये काम क्यों शुरू करने लगे। कल जैसे वीडियो में बताया गया कि काम करने के मुख्तलिफ मकासद होते हैं, या इनसे दूध लेना, या इनसे गोश्त लेना, और या फिर ये भी हो सकता है जैसे ये आप देखिए बकरी मेंगनियाँ कर रही हैं तो इनसे मेंगनियाँ लेना, ये भी एक हो सकता है। लेकिन अभी मैंने ये नहीं सुना कि बकरियों को इस मकसद के लिए पाला जा रहा हो। हाँ, खरगोशों को मैंने देखा है कि कुछ ममालिक में इस मकसद के लिए पाला जाता है। उनका जो पेशाब होता है, क्योंकि वो नाइट्रोजन रिच होता है, तो इसलिए उन्हें बाद मुल्कों में जो है वो सिर्फ पेशाब के लिए पाला जाता है, ताकि उससे फिर खाद बनती है और उसकी मतलब ज़्यादा अच्छी वैल्यू है बनिस्बत इसके कि उनका गोश्त खाया जाए खरगोशों का। अब जैसे कल मैं पढ़ रहा था बी फार्मिंग के बारे में, शहद की मक्खियों के बारे में, तो उसमें भी ये लिखा हुआ था कि कुछ फार्मर जो हैं वो किसान वो सिर्फ इसलिए पालते हैं मक्खियाँ कि उनकी फसलों की जो पॉलिनेशन होती है वो अच्छे तरीके से हो जाती है ना, तो इसलिए वो शहद की मक्खियाँ पालते हैं। और उनसे शहद लेना या फिर शहद के छत्ते बना के मक्खियों के आगे फ़रोख्त करने, वो उनके लिए उतना मुनाफे बख्श नहीं होता जितना कि पॉलिनेशन मुनाफे बख्श साबित हो जाता है। तो इसलिए बकरियों के बारे में फ़िलहाल जो दुनिया में सबसे ज़्यादा जिस मकसद के लिए ये पाली जाती है, ये जो तस्वर है वो यही है कि ये डेयरी एनिमल है और ये दूध देता है जानवर। 2-3 किलो 4 किलो 2-2.5 किलो एवरेज दूध इसका आ जाता है। तो इनको दूध के लिए ही पाला जाता है। बाकी इनमें कुछ ब्रीड जो हैं वो मुतारफ़ हुई हैं, रिकॉग्नाइज्ड हुई हैं बैनुल-अक़वामी तौर पे, जो कि तस्वर की जाती है कि इनकी हड्डी कम है और इनमें गोश्त ज़्यादा बनता है ना। ये बकरियों के बीच में रहना वीडियो बनाना इतना आसान नहीं होता, तंग बड़ा करती हैं, ये देखें ना। अच्छा, कुछ ब्रीड ऐसी मुतारफ़ हुई हैं कि जो निस्बतन छोटे कद की होती हैं, लेकिन हड्डी मोटी होती है, लंबी नहीं होती, और गोश्त ज़्यादा चढ़ता है हड्डी पे जल्दी, तो इसलिए उन्हें कहा जाता है कि ये मीट ब्रीड है। अब मैं इंडिया की मूवी देख रहा था 2-3 दिन पहले, उसमें एक बंदे ने फार्म बनाया हुआ था बोर गोट्स थी शायद, वो बोर ज़्यादा मशहूर है दुनिया में, जो कि साउथ अफ्रीका की ब्रीड है। तो गोश्त के मकासद के लिए वो पाली जाती है। अब इसमें भी एक बात है, वो ये है कि जब ये न्यूजीलैंड खरगोश जो है या दूसरे कोई भी कैलिफोर्निया खरगोश या कोई भी मीट ब्रीड के रैबिट जो पाकिस्तान में नए आए, तो ये मीट ब्रीड है। और आप यकीन करें कि 1.5 लाख रुपए 2-2.5 लाख रुपए तक का एक खरगोश बिका है शुरू में जब आए थे। अब आपको 2-4 हज़ार रुपये का खरगोश मिल जाएगा। तो मतलब है कि जब तक फार्म टू फार्म सेल कैपेसिटी पूरी नहीं होती, आप कभी भी उसको स्लॉटरिंग में नहीं डाल सकते। अब मैं इंडिया का बता रहा हूँ कि एक साहब की बोर गोट का फार्म था, उन्होंने साउथ अफ्रीका से इंपोर्ट की थी ब्रीड। तो उसमें एक ना बकरी दिखाई उन्होंने, उसका नाम भी उन्होंने कुछ लिया, तो छोटी सी बकरी थी मेरे हिसाब से, अभी उसने बच्चे भी नहीं दिए थे, पता नहीं हो सकता दिए हो मुझे, लेकिन छोटे से कार की मुनासिब सी बकरी थी। मतलब ये जो बकरी इधर ये पास खड़ी है ना अपने, ये तो बहुत बड़ी है, वो तो इससे भी छोटी थी। वो कह रहे थे कि ये उन्होंने ख़रीदी है 15 लाख में। हाँ, 15 लाख में। अब इंडिया का जो 15 लाख है वो पाकिस्तान का वो 50 लाख बनता है। तो यानी कि वो एक ब्रीड है जिसको गोश्त की ब्रीड तस्वर किया जाता है कि इसका गोश्त जो है वो खाया जाएगा। अब ये बताएं कि किसी ने आज तक 50 लाख वाले जानवर का गोश्त खाया, ब्रीड व गोश्त के लिए। अब इसके पीछे फ़िलासफ़ी ये है कि वो ब्रीड रिकॉग्नाइज्ड हुई है, पहचानी गई है इस लिहाज से कि वो हाइट कम करती है लेकिन वेट ज़्यादा बढ़ाती है।
और इस चीज़ ने उसे एक नाम दे दिया है कि हम अगर इसको गोश्त के लिए इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो उसी वक्त गोश्त के लिए कटना शुरू हो गया। इसका मतलब ये है कि वो स्पेसिफ़िकली ख़ास तौर पे उसको निशानदेही उसकी कर ली गई है कि ये जो नस्ल है ये गोश्त के मकासद के लिए इसकी फार्मिंग शुरू कर दी जाए, ये एक नस्ल है दूध के लिए इसकी फार्मिंग शुरू कर दी जाए, ये नस्ल है इसके बाल बड़े होते हैं इसकी मोहेयर लेने के लिए, जैसे कश्मीर गोट्स होती हैं उनका बाल होते हैं तो उनके लिए उनकी फार्मिंग शुरू कर दी जाए। उसके बाद जो पिगमी गोट्स हैं वो छोटी पेट के लिए उनकी कर दें, शो गोट्स को अलग से ब्रीड आ जाएगी। अब आगे उनमें कैटेगरीज आ गई, जैसे मीट ब्रीड में कालाहारी ब्रीड, बोर और मुख्तलिफ इस तरह की आ गई। इसी तरह ये जो हमारी डेयरी ब्रीड है इनमें टागनबर्ग आ गई, सानन आ गई, लामांचा आ गई, कई इस तरह की ब्रीडें आ गई। मतलब कि कैटेगरियाँ डिफ़ाइन करना बड़ा ज़रूरी होता है कि हमें पता चले कि ये जो नस्लें हैं सारी, ये 10 हैं, 20 हैं, 50 हैं, 100 हैं, तो इसमें क्या क्या किस नस्ल का क्या पोटेंशियल है, क्या कैलिबर है, कि अगर हम इसमें से कोई ब्रीड चॉइस करते हैं तो हमें आगे पता चले कि हम किस समत जा रहे हैं, उसके मुताबिक अपना बिज़नेस प्लान बनाएं, उसके मुताबिक हम अपनी फिजिबिलिटी डिफ़ाइन करें। तो ये बुनियादी मकसद होता है। तो अब जब हमने इधर पाकिस्तान के माहौल में अगर देखा जाए, अगर हम सोचते हैं कि हमने भी ये डेयरी फार्म का काम, ये गोट फार्म का काम करना है, तो बुनियादी तौर पे इन अवामल को सामने रखना हमारे लिए भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि पूरी दुनिया में किसी के लिए भी ज़रूरी है। अब ये हमारे सामने जो ब्रीड खड़ी है, पाकिस्तान में जो ऊंचे कद वाली बकरियां होती हैं उन्हें हम बीतल बकरियां कहते हैं। जैसे ये ऊंचे कद वाली बकरियां, इनके कदों को पैमाइश किया जाता है इंचों में, इंच के हिसाब से। पैमाइश का तरीका ये होता है कि जानवर के इधर फ्रंट पे जो है ना, इधर नीचे फीता रखा जाता है यहाँ पे, और यहाँ से यहाँ तक जो है ना उसकी पैमाइश की जाती है। तो ये जितने इंच होती है जी, उतने इंच जैसे घोड़ों की पैमाइश होती है। तो इतनी ये मतलब कद काठ वाली ब्रीड है पाकिस्तान में, क्योंकि अभी तक इन नस्लों में गोश्त के लिए कोई काम नहीं हुआ। मतलब गोश्त के लिए कोई ब्रीड यहाँ पे नहीं आज तक, ना कोई बंदे गवर्नमेंट ने या किसी ने ये फैसला किया कि ये फ़लानी गोश्त की ब्रीड है, डेफिनेशन कोई नहीं। पाकिस्तान में जो छोटे टैडे नस्ल की बकरियाँ होती हैं, वो जो बिल्कुल टैडी होती हैं ना, वो फैंसी ब्रीड में चली जाती हैं और उनकी कीमत भी लाखों में हो जाती है। जो थोड़ी मिक्स टैडी होती हैं सिंध साइड पे, वो पता नहीं टापरा मिक्स या कौन कौन सी होती हैं, तो वो आमतौर पे वैसे मंडियों में रुलती गुलती रहती हैं और नाम उन पे भी इल्ज़ाम यही आता है ये मीट ब्रीड है। लेकिन बाकायदा तौर पे देखा जाए तो पाकिस्तान में कोई उन पे काम नहीं हो रहा। कुछ चंद लोगों ने हो सकता है रखी हों, या कोई गवर्नमेंट फार्म्स में आपको कोई थोड़ी सी नज़र आ जाए। लेकिन अगर आप ये कहना कि कोई इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड वो कोई मीट ब्रीड है, तो वो कोई नहीं, कोई स्टैंडर्ड उसका सेट नहीं है। इसी तरह ही मिल्क ब्रीड का पाकिस्तान में कोई स्टैंडर्ड सेट नहीं है। पाकिस्तान में ये जो ब्रीड जैसे मैं कह रहा हूँ, इन्हें कहते हैं बीतल बकरियाँ। अब ये कद काठ वाली बकरियाँ होती हैं। अब पाकिस्तान में जो कद काठ वाली नस्लें हैं, जहाँ तक अपना इल्म है, वो सुनने में ये आया है कि वो 6 नस्लें होती हैं जो बड़े बड़े कद जिनके होते हैं, जैसे इनके कद हैं। अब ये देखिए इसका इतना कद है और ये मुंह से 4 दांत है, यानी कि ये 18-20 माह का है, इतना बड़ा कद हो गया। तो ये 3 साल तक ग्रोथ करते रहते हैं। अब हमारे पाकिस्तान में क्या होता है कि जहाँ पे कुछ डिफाइन नहीं होता ना, वहाँ पे कुछ भी हो सकता है। मतलब जहाँ पे आप ये समझ में कुछ नहीं होता, वहाँ पे सारा कुछ होता है। तो इस नस्ल के लिए बजाय इसके कि हम कोई डेफिनेशन निकालें कि ये शो ब्रीड है या फिर वूल ब्रीड है या मीट ब्रीड है या डेयरी ब्रीड है, कुछ हमने वो डेफिनेशन नहीं निकाली। हमने क्या कर दिया जी, ये एक शो ब्रीड कह रहे हैं, शो ब्रीड में डाल दिया, चलें ये डेफिनेशन बना दी, और उसको भी कोई रिकॉग्नाइज्ड शो ब्रीड नहीं है ये। अब पूरी दुनिया में जो भी मुकाबले होते हैं शो ब्रीड के, उनमें ये ब्रीड हमारी शामिल नहीं होती। मतलब दुनिया इसको नहीं मानती, हम कहते हैं शो ब्रीड है। अब यहाँ तो हम इसको बाकायदा तौर पे को मेहनत करें इस तरह कि इसको उस सतह पे लेके जाएं कि जो इंटरनेशनल कंपटीशन होते हैं उनमें ये जाए, और अगर नहीं जाती तो फिर इधर शो ब्रीड कहते कहते रहेंगे तो क्या फ़ायदा होगा। तो इसलिए
जब हमने काम करना है तो सबसे पहले हमें डेफिनेशन चाहिए कि हमने जो नस्लें हमारे इलाके में मौजूद हैं या जो हमारी पहुंच में मौजूद नस्लें हैं उनका क्राइटेरिया क्या है, मतलब कि उनको हम किस मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जब तक हम उनके मकसद को क्लियर नहीं करेंगे उस वक्त तक हमें पता ही नहीं चलेगा कि ये हम किस समझ जा रहे हैं। आप समझ रहे हैं ना। अब जैसे ये एक बकरी है, ये इस बकरी की जितनी हमारे पास ब्रीड है ना, ये देखें कितनी ज़्यादा फ्रेंडली है। अब अगर हम डेफिनेशन दे देते हैं जी ये बकरी हमने पेट बकरी के तौर पे इसकी नस्ल चला लेनी है, तो हमें इस बात की समझ आती है। आप इसकी नस्ल को आगे चलाएंगे, जितनी भी इसकी नस्ल में से बकरियां आएंगी वो बहुत ज़्यादा ह्यूमन फ्रेंडली हैं, बहुत ज़्यादा। तो हम ये कह सकते हैं, लोगों को दे सकते हैं, दुनिया में भी ये बता सकते हैं कि ये देखें ये वो नस्ल है जो बच्चों के साथ भी खेलती है, बंदों के साथ भी खेलती है, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है जी। ये हम एक पेट ब्रीड तैयार कर रहे हैं, ठीक है। चलिए समझ आ गया। अब ये दूध दे ना दे, गोश्त दे ना दे, लेकिन एक डेफिनेशन इसकी आ गई कि ये जो नस्ल है ये पेट नस्ल है, ठीक है। अच्छा ये चीज़ है। अब आपने भी जब डेयरी फार्मिंग, कोई भी फार्मिंग, गोट फार्मिंग करनी है ना, तो आपके लिए भी ये ज़रूरी है कि आप पहले अपने जो क्राइटेरिया उसको डिफ़ाइन करें। पहले आप इस चीज़ का तयन करें, फ़ैसला करें कि आपने कौन से जानवर किस मकसद के लिए रखने हैं। जब तक आप ये चीज़ का तयन नहीं करेंगे आप काम नहीं कर सकेंगे। इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे देता हूँ कि ये देखें, जैसे ये हमारे पास इतनी बकरियाँ हैं। अब अगर हम इन्हें कहें जी हमने सिर्फ शौक़ के लिए या खूबसूरती के लिए रखी हुई हैं कि इस बड़े बड़े कान हैं, ये खूबसूरत हैं, सारी हिरनों की तरह हैं, कोई के चीतों की तरह हैं, कोई के चौपाला की तरह हैं, ये सारी बातें करने का कोई मकसद नहीं बनता। फ़ायदा तब है कि जब हम इतनी बकरियां रखी हैं तो उनकी कोई डेफिनेशन हो। डेफिनेशन ये हो कि या हम इन्हें कहें जी कि ये सारी बकरियां हमने फिजिबिलिटी बनाई हुई है, हमने इनको बच्चे तैयार करके इस एज में और कसाई को देने हैं या मार्ट पे सेल करने हैं या खुद दुकान पे अपनी पे सेल करने हैं, तो इतने के सेल होंगे, हमारा इस दौरान इतना खर्चा होगा, उसकी सारी फिजिबिलिटी बनाएं और फिर उसके मुताबिक ये काम करें। अगर वो फिजिबिलिटी नहीं बनती तो फिर अपनी जेन से ये गोश्त वाला काम निकाल दें। उसके बाद बना लें फिजिबिलिटी दूध के हिसाब से कि अगर हमें इतनी बकरियां इतना दूध देती हैं तो हम उतनी बकरियों से इतना दूध लेके इतने अरसे में इस दूध को ऐसे ऐसे इस्तेमाल करेंगे और फिर उसके बाद ये हमें प्रॉफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर तो उसमें आपको कोई प्रॉफिट मिलता है उस फिजिबिलिटी में तो आप ये काम करें दूध वाला, आप फिर गोश्त वाला काम अपने जेन से निकाल दें, ठीक है। और अगर आप ये देखते हैं कि आपके पास जानवर खूबसूरत हैं, जैसे मतलब कोई भी जानवर इनमें से खूबसूरत देख लें जो खूबसूरती के हिसाब से जिसके पॉइंट ज़्यादा हों, आप समझते हैं कि मैं इसकी ब्रीड ले लूँगा, आगे सारा फार्म मेरा इतनी देर में इस तरह तैयार हो जाएगा, मार्केट में इस ब्रीड की खूबसूरती के हिसाब से ये वैल्यू है, ये डिमांड है, तो मैं इतने के जानवर बेच लूँगा। सारी फिजिबिलिटी आपने बनाई हो, अगर तो फिजिबिलिटी बन जाए तो फिर आप बेशक शो ब्रीड पे काम शुरू कर दें। और अगर वो फिजिबिलिटी शो ब्रीड पे भी नहीं बनी, आप वो फिजिबिलिटी आपकी मीट पे भी नहीं बनी, तो वो भी फिजिबिलिटी आप बना लें मिल्क पे। अगर मिल्क पे, दूध पे आपकी वो फिजिबिलिटी बन जाती है कि आपके हैं जी, मैंने जैसे हमारा मॉडल है, आपको बताता हूँ कि हमारा मॉडल क्या है कि हमने इन सब जानवरों को 6 दांत पे क्रॉस करा दिया। अब ये 6 दांत है, प्लीज़ ज़रा आप दांत चेक करवाइएगा, ये देखिए 6 ही है ना, 6। अब ये 8वां भी रख रही है, थोड़ा सा देखे रख दिया इसने। 6 दांत पे क्रॉस करवाया इन सब को। जब ये सारी 6 होगी तो अब हम समझते हैं कि 6 दांत पे ये बॉडी स्ट्रक्चर अपने ठीक बना देती हैं। ऐसे देखें ना, बॉडी स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहे हैं, निस्बतन हैवी बॉडी स्ट्रक्चर बन चुके हैं। अब ये देखने में पट्ठे नहीं लगती, हालांकि इन्होंने बच्चे अभी तक नहीं दिए। हमारा ये मानना है, हमारा ये कंसेप्ट है, तस्वर है, ख्याल है हमारा, पता नहीं ये सही है या गलत है, कि अगर हम इनको 6 दांत पे क्रॉस करवाते हैं और ये 8 दांत पे बच्चे देती है ना, तो 8 दांत तक बकरी की ग्रोथ मुकम्मल हो जाती है, यानी कि वो एक मुकम्मल बकरी बन जाती है। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो फिर हमारे पास जो आगे नस्ल ये बकरियाँ आएंगी
थन वाने इनके अच्छे बनेंगे और ये ज़्यादा दूध देंगी और पूरी उम्र पे, क्योंकि बॉडी स्ट्रक्चर पूरा बन चुका होगा, तो इसलिए उम्मीद है कि पहली बार में ये 2 बच्चे 3 बच्चे देंगी ना 2-3 बच्चे उम्मीद है देगी। तो मतलब कि डेफिनेशन बड़ी ज़रूरी है। जब तक आप डिफ़ाइन नहीं करते, जब तक आप फिजिबिलिटी नहीं बनाते, कैलकुलेशन नहीं करते, स्टैटिस्टिकली डाटा आप सारा क्लियर नहीं करते, उस वक्त तक आप इस काम में आएंगे तो आप इस काम को कर ही नहीं पाएंगे। अभी देखें, हमने जो डाटा इसका बनाया वो ये बनाया कि हमने इस तरह इनको क्रॉस करवाना है, इस तरह इनसे बच्चे लेने हैं। बकरी को साल में हमने यहाँ अक्टूबर में क्रॉस करवाना है, यहाँ करवाना है हमने अप्रैल में। तो जो बकरी अच्छी प्रोडक्शन देगी उसको आगे ब्रीड में लेके जाएंगे दोबारा साल बाद। जो नई प्रोडक्शन अच्छी देगी, जैसे दूध पूरा नहीं दिया, बच्चे कम दिए, कुछ भी काम इस तरह का किया, तो उसको फिर हम 2 माह रेस्ट करने के बाद ना तीसरी हीट पे दोबारा क्रॉस करवा देंगे यानी कि वो फिर बकरियां मुसलसल सारा साल प्रोडक्शन में रहेंगी। तो इस दौरान ज़्यादा हमारी आमदनी नहीं होगी, तो हमने आमदनी का सोर्स बना लिया फीड। ये फीड हम बेचते हैं, उसके अलावा लूसन बेचते हैं, उसके अलावा मिर्च मसाले, तेल, पानी, मतलब मेडिसिन, जो चीज़ें हम इस कारोबार को करने में, जब तक हमारी आमदनी फार्म से पैदा नहीं होती, जो काम हम कर सकते थे हमने किया, ताकि हम अपनी कुछ आमदनी जो है ना वो बनाए रखें। अब इतना खर्चा पल्ले से तो नहीं हो सकता ना, तो अपनी आमदनी हम बनाए रखें, ताकि जब तक हमारा एक्चुअल सोर्स ऑफ इनकम, यानी कि वो जो हमने डिफ़ाइन किया है वो ये है कि इनसे हमने दूध लेना है और दूध को प्रोसेस करके वैल्यू एडिशन में मुख्तलिफ़ किस्म की मसनूआत बना के बेचना है, तो उससे कमाना है। और वो जो दूध से जो आमदन होगी उससे हम सारा फार्म का खर्चा चलाएँगे। और इसके अलावा जो हम बकरियां बेचेंगे, मतलब एक लिमिट होती है ना, आप बेशक 1000 बकरियां रख लें, आखिरकार आपकी कैपेसिटी पूरी हो जानी है, फिर आपने एक वक्त आना बकरियां भी तो बेचनी है। तो इसके अलावा जो बकरे आपके पास होंगे वो आपने, मेरे हिसाब से तो आपने वो 80-90% बेचने होते हैं। तो मतलब जब तक आप बकरे नहीं बेचते शुरू करते, बकरियां नहीं बेचना शुरू करते, उस वक्त तक आप अपनी किसी दूसरे ज़रिए से इनकम पैदा करें, और जब तक आप अपने टारगेट पे पहुंच जाएंगे फिर दूसरी इनकम को बेशक आप छोड़ दें। अगर वो इनकम आपकी अच्छी खासी चल रही है, मुनासिब है, वो सिलसिला चल रहा है, तो उसको चलाते रहें। ये ज़्यादा अच्छी बात है कि आपके इनकम के सोर्स बढ़ जाएंगे। एक तो जैसे मैंने कहा, मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ जो इनसे मुंसलिक हैं वो करके कमा लें, वो एक इनकम का सोर्स है। दूसरा, दूध को प्रोसेसिंग में डालें और उसको सेल करके इनकम वहाँ से कमा के फार्म का खर्चा निकालें। और तीसरा, जब इनको सेल करेंगे बकरियों को या इनके बच्चों को या समथिंग, हम तो बच्चे सेल नहीं करते, क्योंकि बच्चे हम महंगे सेल करना समझते हैं थोड़ी सी अच्छी बात नहीं होती। कुछ लोग तो होते हैं वो 1 लाख 2-1.5 लाख का बच्चा दे देते हैं, तो वो ठीक है, बिक भी जाते हैं। हम भी अगर कहें जी कि क्वालिटी अच्छी है, आप इतने का बच्चा ले लें तो ठीक है, लेकिन बच्चे अक्सर लोगों से मर जाते हैं। तो मेरी ज़ाती ख्वाहिश वही है कि जो जानवर हमसे लेके जाए उसका मरे ना, ताकि उसका शौक़ चलता रहे, उसका काम चलता रहे और उसको आगे इसमें कुछ नज़र आए बिज़नेस में। अब 1 लाख 2 का बच्चा दे के तो उसका बेचारे का मर गया, वो तो डिसार्ड हो गया। तो इसलिए हम बड़े जानवर करके ना, तो वो हमारी पॉलिसी है बेचें। उसमें हमारा बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है, वो लंबा टाइम हमें दरकार होता है, लेकिन ये है कि उसमें जो भी जानवर रहेगा वो रेडी टू ब्रीड होगा, उसके पास जाके वो पैदावार देना शुरू कर देगा और हम उसे सेहतमंद जानवर तैयार करके देंगे। और मैं समझता हूँ कि ये भी एक अच्छी बात है कि अगर आप इस तरह करते हैं तो आप हकीकत में कुछ भला सोचते हैं किसी का। और जब आप भला किसी का सोचते हैं तो मैं समझता हूँ कि आपके लिए 100 दरवाजे और खुल जाते हैं ऑटोमेटिकली, कुदरती तौर पर। तो बात करने का मकसद ये है कि हमें सबसे पहले तो डेफिनेशन चाहिए कि हम जो है वो अगर काम करना है तो किस तरह का काम करना है, किस ब्रीड पे करना है, फिजिबिलिटी उसकी बनाएं। एक मॉडल देखें, दूसरा मॉडल देखें, उसकी फिजिबिलिटी बनाएं, तीसरा मॉडल देखें, उसकी फिजिबिलिटी बनाएं। जो मॉडल आपको फिजिबल लगे उस पे काम करें, अन्य वाह काम ना करें कि एक बंदे ने बकरियाँ रखी हुई हैं 50 या 100 या 200 या 600 जितनी भी समथिंग, और आप वो रख के 2 साल से 4 साल से 10 साल से चला रहा है, तो आप उसको देखें कि जी ये कामयाब है और हम भी शुरू कर दें। आप पहले ये महसूस करें कि कामयाबी कहते किसको है, और वो
उसके नज़दीक कामयाबी की डेफिनेशन क्या है, वो क्यों इतने अरसे से इतने जानवरों का खर्चा कैसे बर्दाश्त कर रहा है, किस ज़रिए से कर रहा है, क्या वो फार्म के अंदर से कमा रहा है या कोई आउटसोर्सिंग है, किसी तरीके से वो जानवर से मुतल्लिक कुछ चीज़ें बेच के कमा रहा है या किस तरह पल्ले से डाल रहा है। तो जब तक आपको उसकी आमदन का सोर्स ना पता चले उस वक्त तक आप उस काम में हाथ ना डालें। हमें आते हैं यहाँ पे लोग दे के कहते हैं जी आप कामयाब हैं, हम आपको दे के काम करना चाहते हैं। मैंने कहा जी हम क्या कामयाब हैं, हम तो चुवानी भी नहीं कमाते बकरियों से। कमाएंगे तब जब इनका दूध वाफर मिकदार में आएगा, उसको प्रोसेसिंग में डालेंगे और उसके बाद कोई प्रोडक्ट बनेगी, हम सेल करेंगे, कोई एक्सपोर्ट करेंगे, कोई इस तरह की एक्टिविटीज़ होंगी, तो फिर हम भी कह सकते हैं कि हम भी कामयाब हैं। तो अभी क्या आगे पीछे से कमा के बकरियों को खिला दिया तो खुद चुवानी भी नहीं मिलती अपने लिए हमें, तो ये कामयाबी तो ना हुई। बुनियादी कामयाबी ये है, ये तो चालाकी हुई ना कि आप दिखा कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, वहाँ से सज्जी हो मार दे खब्बी हो। असल कामयाबी ये है कि जब जानवर आपको कमा के दें फिर आपकी असल कमाई है। फिर जो दूसरी साइड की कमाइयाँ होती हैं ना, वो आपका इजाफी आमदन हो जाती है और जो अच्छी बात है वो। बेशक आप फिजिबिलिटी बना लें, आमदन किसी और जरिए से शुरू कर लें जब तक आप उस फिजिबिलिटी पे नहीं पहुंचते, और फिर बेशक उस इजाफी आमदन को भी साथ लेके चलते रहें, ये अच्छी बात है। लेकिन असल कामयाबी ये है कि जो आपका असल बिज़नेस मॉडल है आप उसमें से कमाएं। और आज की वीडियो यही थी कि जब तक आपने डेफिनेशन नहीं करनी कि आपने क्या काम करना है, उस वक्त तक ब्रीड सिलेक्शन नहीं हो सकती। और जब तक आप ब्रीड सिलेक्शन करके बकरी फार्मिंग में नहीं आते, उस वक्त तक आप कभी भी किसी साइड पर लग ही नहीं सकते। ये याद रख लें। आज का जो दौर है उसमें हर एक चीज़ की कैटेगरी बन चुकी हैं, कैटेगराइज हो चुकी हैं चीज़ें, ये चीज़ इस काम के लिए, ये इस काम के लिए, ये इस काम के लिए, या फिर उसके आगे इंडस्ट्रीज़ बन चुकी हैं, सनतें बड़ी बड़ी बन चुकी हैं। इसलिए अगर हम कहना कि अन्य भाई बस ले बकरियाँ शुरू कर लें, कोई पता नहीं करना क्या है, और हम किसी तरीके से जो है ना वो कामयाब हो जाएं, किसी पास लग जाइए, तो ये मुमकिन ही नहीं है। याद रख लें। ये वो जो एक बड़ा मशहूर नावल है ना एल्केमिस्ट, वो आप अगर पढ़ें तो वही सूरत हाल बन जानी है कि एक चरवाहा था जो ख्वाब आया जी के फलानी जगह पे सोना दफन है। वो सारा कुछ बेच के बड़े धक्के खा के मिस्र पहुंच गया, और मिस्र पहुंचा, वहाँ पे से थोड़ा सा सोना मिला, वो भी उधर डाकुओं ने उसे मार पीट के छीन लिया ना। तो वो उधर जख्मी गिरा था, किसी ने पूछा इधर क्या कर रहा है, उसने कहा जी मुझे ख्वाब आया था कि सोना जनाब इधर है, तो मैं इतनी दूर आया हूँ यहाँ पर। उसने कहा तू कितना बेवकूफ़ है, मुझे ख्वाब आया था कि सोना फलाने शहर में, फलाने गांव में, फलाने दरख्त के नीचे। उस चरवाहे को याद आया वो तो मेरा शहर, मेरा ही गांव, और वो दरख्त तो मेरे घर के सामने लगा हुआ है। वो फिर वापस गया और वहाँ से अपने घर के सामने से सोना निकाला। मतलब ये है कि कामयाबी हमारे सामने होती है, हम सिर्फ उसको डिफ़ाइन नहीं कर पाते। जब उसको समझ जाते हैं हम, तो फिर हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, फिर बड़ी आसानी से हम अपनी मंजिल को हासिल कर लेते हैं। तो इसलिए आप भी अगर ये काम करना चाहते हैं तो इसकी डेफिनेशन करें, डिफ़ाइन करें कि हमने ये काम किस मकसद के लिए करना है। मकसद आपको मैंने 3-4 बता दिए हैं जो मेरी नज़र में है कि आप इनसे गोश्त ले सकते हैं, आप इनसे कुर्बानी वाले बकरे पैदा कर सकते हैं, आप इनसे दूध ले सकते हैं, आप इनसे, हमारे पाकिस्तान में शायद वो फ़िलहाल नहीं होती, जिनसे बाल बड़े होते हैं बाल ले सकते हैं, जैसे गोरे भेड़ों के बाल लेते हैं, इस तरह बकरियों में भी होता है। तो इनकी जो फुजला होता है उस पर कोई ऐसा काम फ़िलहाल नहीं हो रहा। ऐसे फुजला इजाफी आमदन होती है अगर इस पर वर्मी कंपोस्ट या हम कुछ भी बना लें, और इसकी वर्मी कंपोस्ट भी काफ़ी कास्टली होती है। तो मतलब जब तक आप डिफ़ाइन नहीं करते कि मकसद क्या है, उस वक्त तक फिर आप ब्रीड सिलेक्शन नहीं कर पाएंगे। और जब मकसद डिफ़ाइन हो जाएगा, मकसद का पता चल जाएगा कि इस मकसद के लिए ये काम करना है, तो फिर आप देखेंगे कि कौन सी ब्रीडें उस पर सेट आती हैं। और अगर आपके पास वसाइल हैं तो फिर इंपोर्ट कर लें ब्रीडें, वो सबसे बेहतर काम है, क्योंकि वो मुल्क हमसे 100-200 साल आगे चलते हैं, जिन्होंने वक्त से सर्च शुरू कर दी, तहकीक शुरू कर दी। हमारे यहाँ पे तो अल्लाह याफ़ इस मुल्क का, यहाँ पे तो सारे लूटने वाले हैं। हो सकता है उन्होंने भी किसी दौर में लूटा ही हो, लेकिन अब उन्होंने लूटना छोड़ दिया, अब उन्होंने बनाना शुरू कर दिया अपने आप को, अपनी कौम को। तो उन्होंने 50-100 साल से 200 साल से ब्रीडों पे काम कर रहे हैं, और उनके पास ब्रीडें अब मौजूद हैं। मतलब ब्रीडें यही होती हैं, ये बकरियाँ जैसे हैं। हम 50-100 साल इनमें अच्छी से अच्छी बकरी को अगर ब्रीड में लाते जाएँ तो एक वक्त आएगा कि दुनिया भी इन्हें पहचानेगी,
कि पाकिस्तान में जो बकरियाँ हैं, बीतल बकरियाँ, वो बड़ी अच्छी कह लें ब्रीड है। वो ब्रीड वाइज इसमें जानवर निकल सकते हैं, मिल्क वाइज इनमें निकल सकते हैं, शो वाइज इनमें से निकल सकते हैं। तो सारा कुछ मौजूद है इनमें, सिर्फ हमने इनमें से छांटी करनी है और ब्रीड को बेहतर करना है। और सबसे पहले कारोबार करने से पहले हमने काम करना क्यों है, इस चीज़ का हमने जो है ना वो सोचना है, फैसला करना है। उसके मुताबिक फिर सारी ब्रीडों को देख के उनमें से चॉइस करनी है। तो ये था हमारा जनाब आज की वीडियो, आज का टॉपिक कि बकरी फार्मिंग के लिए ब्रीड सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है। जब तक आप डिफ़ाइन नहीं करते कि आपने काम क्या करना है, उसके मुताबिक फिर ब्रीड सिलेक्शन नहीं होती, तो आप कभी भी इस काम में कामयाब नहीं हो सकते। तो ये था हमारा जनाब आज का दूसरा टॉपिक। कल इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी तीसरा टॉपिक जो है वो उस पे हम जो है ना वो वीडियो बनाएंगे। तो हमें दें जनाब कल तक के लिए इजाज़त, और हमें ख़ास तौर पर रखिएगा दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।